अच्छा, अब जब कंप्यूटर बनाना तो कंप्यूटर की हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं कि कंप्यूटर आज से 5000 साल पहले बना और पहले कंप्यूटर को नाम दिया गया अबेकस। ये क्या था कि ये एक बॉक्स था जिसके अंदर डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनी हुई थी। हाँ, और इसके ऊपर डिफरेंट बीड्स थे, बीड्स या मोती जिन्हें हम बोलते हैं वो बने हुए। इस तरह। और ये बना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कि अगर मुझे एडिशन करनी है 2 + 2 करना है तो ये सारे के सारे बीड्स इस तरफ होंगे और मैं दो बीड्स एक तरफ करूंगा, दो बीड्स एक तरफ करूंगा और मैं काउंट करूंगा ओके 1 2 3 4। और ये हमारा पहला कंप्यूटर था, दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसे बोलते हैं अबेकस। बिल्कुल 7 बीट्स थे एक स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन अभी समझाने के लिए इसको हम सिंपल रखेंगे, जितना सिंपल हो सके कि 7 बीट्स होते थे। और मेरा ख्याल स्ट्रिंग्स भी 7 थी या 9 थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो इस तरह से वो पहला कंप्यूटर बना के अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई इस वक्त 2 + 2 कितने हैं, तो मैं पहली स्ट्रिंग में से 2 बीट्स एक साइड पे कर दूंगा राइट साइड पर, और दूसरी में से भी, और फिर मैं काउंट कर लूंगा 1 2 3 4 ओके 2 + 2 = 4। 3 कर दूंगा एक तरफ से, 2 + 3 = 5। यहाँ से कंप्यूटर शुरू हुआ। ये एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। अब अगर आज हम लोग इसकी कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ें तो स्टार्ट यहाँ से होती है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो खैर जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती गई, डिफरेंट चीज़ें चलती रही चलती रही चलती रही, तो बैक इन 1800 और 1900 के स्टार्ट में कंप्यूटर बनना शुरू हुआ। जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई ना तो वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे। जितना बड़ा ये हॉल है इतना बड़ा एक सीपीयू हुआ करता था। इतने बड़े बड़े सिस्टम हुआ करते थे। अब उन सिस्टम्स के अंदर कीबोर्ड नहीं था, चीज़ें नहीं थी। अब उस सिस्टम को अगर इनपुट देनी थी तो वहां पर डिफरेंट स्विच बने हुए थे, जैसे हम लोग हमारे घर में बोर्ड बना होता है ना, जहाँ पे हम लोग अपने मोबाइल फोन का चार्जर प्लग इन करते हैं और फिर बटन प्रेस करते हैं। इस तरह के स्विच बने हुए थे। ये है TL ड्रॉट, जी जी, TL draw.com, ओपन सोर्स टूल है तो हमें। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने शुरू से यही यूज़ किया और मुझे बेहतरीन लगा। TL draw.com। वैसे तो डिफरेंट है, एक draw.io करके भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनाने के लिए डायग्राम सेंट्रिक है कि ERD अगर आपने बनानी है और इस तरह की चीज़ें बनानी है तो वो उन कामों के लिए यूज़ होता है। TL draw इस तरह की चीज़ें डायग्राम्स बनाना। कुछ ऐसे कंप्यूटर होते थे बड़े बड़े। अब ये पिक्चर भी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर थे, उसके अंदर स्विच होते थे। अब अगर हमें कोई उसको इनपुट देनी है तो वो इनपुट देने के लिए डिफरेंट वायर्स थी, और मैं उन वायर्स को किसी स्विच के अंदर प्लग करता हूँ तो फिर उसको इनपुट जाती थी। अब जिस स्विच के अंदर प्लग किया उस स्विच से करंट पास होगा और एक इनपुट चली जाएगी हमारे सिस्टम को।
और जिससे मैंने निकाला है इसका मतलब उससे करंट पास नहीं हो रहा है, तो वहां से इनपुट नहीं जाएगी। अब अगर करंट पास हो रहा है और इनपुट जा रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और अगर नहीं जा रही तो उसे हम बोलेंगे 0। कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ आती थी, बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। अब इसी बाइनरी लैंग्वेज के साथ आगे डिफरेंट सिस्टम चलना शुरू हुए। सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती थी, सिस्टम ग्रो करता गया। अब शुरू में तो जैसे मैंने आपको बताया बैकस बना था प्लस माइनस के लिए, कंप्यूटर बना था बेसिक मैथमेटिक परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे जैसे मैथमेटिक में एवोल्यूशन एवोल्यूशन हुई, मैट्रिक्स आ गए, ट्रिग्नोमेट्री आ गई और इस तरह की चीज़ें ग्रो होती गई, इसी तरह कंप्यूटर को भी ग्रो करने की ज़रूरत पड़ती गई, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक टास्क था कैलकुलेशन करना। तो अब उसी सोच के साथ अब वो कंप्यूटर को भी ग्रो कर, कि अगर मैथ ग्रो हो रहा है, मैथ में ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर भी कम्प्लेक्स चीज़ें आनी चाहिए। अब जो कंप्यूटर था उसमें नंबर्स जो थे ना, क्योंकि अब हमें 0 1 नहीं आता, जैसे हमें जो नंबर सिस्टम समझ आता है वो है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का मतलब है कि भाई हमें जो लैंग्वेज समझ आ रही है या जो नंबर समझ आते हैं उसके अंदर 10 करेक्टर्स हैं या 10 अल्फ़ाबेट्स कहने हैं काउंटिंग के, 0 1 2 से लेकर 9 तक। अब अगर मुझे 9 से आगे डिजिट बनाना है 10, तो मैं इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को या इन्हीं जो नंबर्स को जोड़ के बनाऊँ। अगर मुझे 10 बनाना है तो उसके लिए 1 0, 11 बनाना है तो 1 1, 12 बनाना है तो 1 2, 1 3। मैं इससे अलावा कोई नंबर नहीं लिख सकता, मुझे इसी रेंज के अंदर लिख रह के नंबर लिखना। मैं अब ये नहीं कह सकता कि ये भी कोई नंबर डबल एफ। लेकिन अगर हम लोग बात करें हेक्साडेसिमल सिस्टम की, तो उसमें इस डबल एफ का मतलब है 255। तो इसी तरह बहुत सारे नंबर सिस्टम्स मौजूद हैं। जो कंप्यूटर को समझ आ रहा था वो ये था बाइनरी। कंप्यूटर को 0 1 नहीं समझ आ रहा, और इंसान को समझ आ रहा है डेसिमल सिस्टम। तो अब कंप्यूटर को इनपुट देनी है तो उसको देनी है 0 1 के फॉर्मेट में। तो 0 1 के फॉर्मेट में देने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा जिससे हमें पता लगे कि ओके ये हमारा डेसिबल नंबर है, लाइक 100 है, 500 है, 1000 है, 1000 है, डिफरेंट नंबर्स हैं। अब इस नंबर का बाइनरी नंबर क्या बने ताकि मैं ये सिस्टम को इनपुट दे सकूं। अब अगर सिस्टम को इनपुट देनी है तो उसके लिए जो हमारे पास सिस्टम मौजूद है बाइनरी डेसिमल को बाइनरी चेंज करने के लिए, वो है एलसीएम। लेट्स से मुझे 5 का निकालना है, 2 2 2 जार 4, और एक रिमाइंडर बच गया तो वो हम माइनस लगा के यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमारा एक रिमाइंडर आ गया। और फिर से इसे डिवाइड करेंगे। दोबारा डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, इसलिए हमें दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा। 2 1 जार 2, 0। तो इसका मतलब है कि जिसे हम 5 कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, कि मैं 5 साल का हो गया, या मेरे पास 5 बुक्स हैं, मेरे पास 5 फ़ोन है, 5 सिमें हैं, उसे हम अगर बाइनरी में बात करेंगे तो बोलेंगे 101। बाइनरी सॉरी 5 डेसिमल सिस्टम में, 101 बाइनरी। अब इसी तरह हमें ये सिस्टम तो पता चल गया कि भाई मुझे नंबर्स के लिए ये चीज़ें कैसे निकालनी,
ये बाइनरी नंबर्स कैसे निकालने। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिनके लिए ये फिक्स सेट कर दिया गया कि ये वाला जो है कोड ये प्री डिफाइंड है इस काम के लिए। जैसे अगर मुझे 5+10 कर 5+10 कर 5 का कोड भी निकाल लूंगा, 10 का कोड भी निकाल लूंगा, प्लस का कोड कैसे निकालूं? क्योंकि प्लस तो इस तरह से हम लोग नहीं निकाल सकते 2 पे एलसीएम लेकर। तो उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए गए कि ये वाला जो नंबर है ना, लेट से ये एक्यूरेट नहीं मैं बता रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर प्लस के लिए हम लोगों ने फिक्स कर दिया, इसी तरह माइनस के लिए कर दिया, मल्टीप्लाई के लिए कर दिया, डिवीजन के लिए कर दिया। अब मैथमेटिक्स ग्रो कर रहा है, कंप्यूटर को ग्रो करने लगे तो बेसिक 4-5 मैं कुछ आपको बता देता हूँ। प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, स्क्वायर रूट और मॉडुलस या जिसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक के ऑपरेशन जो तकरीबन हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अभी उसके बाद एडवांस में जाएं तो डेरिवेशन, इंटीग्रेशन पढ़ी है हम लोगों ने, मैट्रिक में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, अभी वो हम डिस्कस नहीं कर। तो ये 6-7 हो गए। अब इन 6-7 के कोड्स इस तरह के याद करने पड़ रहे, और वो बड़ा मुश्किल था, हर बंदा ये कोड याद नहीं कर पा रहा। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम लोग कंप्यूटर को अगर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें तो हमें इसको आसान करना पड़ेगा, इसके इस्तेमाल को आसान करना पड़ेगा कि आम बंदा भी समझ सके। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई, एक ऐसी चीज़ की कि जिसके अंदर एक तो काउंटिंग वो वाली आ गई जो हमें समझ आती थी ह्यूमन को, यानी डेसिमल सिस्टम आ गया, प्लस 3 to 5 करेक्टर्स के डिफरेंट वर्ड्स आ गए। अब ये वर्ड डेसिमल सिस्टम का तो हमें पता चल गया, ये नंबर को शो कर रहे हैं। वर्ड शो कर रहे थे जो एक्शन हमें परफॉर्म करना है, ये जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट काम जो हमें परफॉर्म करने थे वो इन 3 to 5 करेक्टर का जो वर्ड था उसमें आ गया। और इस लैंग्वेज को नाम दिया गया असेंबली लैंग्वेज। सिस्टम को जो समझ आ रही थी वो थी बाइनरी। असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो उस वक्त थोड़ी सी इंसानों को समझ आने लगी। अब मसला ये है कि भाई मुझे असेंबली लैंग्वेज आ रही है, सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज आ रही है, या मुझे उर्दू आ रही है, सामने मेरे बंदा बैठा जिसे चाइनीज़ आ रही है। अब हम बात नहीं कर सकते, बात करने के लिए हमें दरम्यान में कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो मेरी बात ट्रांसलेट करके चाइनीज़ समझने वाले को बताए और चाइनीज़ वाले की ट्रांसलेट करके मुझे बताए, जैसे उर्दू या इंग्लिश आती है या पंजाबी आती है। तो अब इनके दरम्यान में भी हमें एक ट्रांसलेटर बिठाना पड़ा, जिसे हम लोग असेंबलर का नाम देते हैं। असेंबलर का काम क्या है कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट करे बाइनरी में और कंप्यूटर को दे, फिर कंप्यूटर अपने जो सीपीयू है उसके साथ इसे प्रोसेस करे, 2+2 के ऊपर प्रोसेसिंग करे, और जो रिस्पॉन्स आया वो वापस सेंड करे इस असेंबलर को, असेंबलर दोबारा से असेंबली में ट्रांसलेट करे और असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्क्रीन के ऊपर जो आंसर है वो रिजल्ट शो कर दिए। कुछ इस तरह से कि जैसे 3 to 5 के
डिफरेंट उन्होंने इंग्लिश लाइक करेक्टर को यूज़ करके वो वर्ड बना लिए और दरमियान में असम्बलर प्लस लिंकर करके उसे असम्बली लैंग्वेज में प्रोसेसर को देते थे। जो प्रोसेसर था उसके पास मशीन लैंग्वेज जा रही है या बाइनरी लैंग्वेज जा रही है, लेकिन हमें क्या मिल रही है, ये 3 से 4 5 वाले इंग्लिश लाइक करेक्टर। जब ये हुआ तो थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि नंबर से इंग्लिश या नाम चीज़ें याद रखना आसान है। जैसे हम लोगों को 15 लोगों के या 15 दोस्तों के नंबर याद नहीं, लेकिन अपने 15 दोस्तों के नाम याद, अपने करीबी लोगों के 15 के फ़ोन नंबर याद नहीं है जुबानी, लेकिन उनके नाम याद। इसी तरह ये ह्यूमन नेचर, हम इसको ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ऐसा या बाहर ऐसा नहीं है। तो ये ह्यूमन नेचर है कि नंबर याद करना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है और वर्ड्स याद करना थोड़ा आसान लगता है। अब जैसे जैसे ये ग्रो होना शुरू हुआ, जब ये आसान हो गया तो ये भी ग्रो होना शुरू हो गया। मैट्रिक्स आ गए, फिर उन्होंने कहा कि साइन कॉस टेन भी ले आओ, फिर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स आ गया। फिर उसके बाद हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक टेन, हाइपरबोलिक कॉस, और फिर इनके भी इन्वर्सेस आ गए। फिर लॉग आ गया, लॉग बेस ई आ गया, लॉग बेस 2 आ गया, लॉग नेचुरल बेस का आ गया। ये भी बड़ा कम्प्लेक्स होने लग गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये इतना कम्प्लेक्स होगा कि बड़े बड़े रजिस्टर बनने लगे, बड़ी बड़ी किताबें बनने लगी, कि अगर मैं कोई कोड कर रहा हूँ और मुझे कोई मसला आ गया तो फिर मैं जाऊँगा और दोबारा से उन किताबों को पढ़ूँ। उन किताबों में से ये चीज़ें ढूंढूंगा, बड़े बड़े रजिस्टर बनते थे। इससे भी आसानी तो हुई, लेकिन उतनी आसानी नहीं हुई जितनी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोची थी। अब उससे मजीद आसान करने के लिए उन्होंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी शुरू कर दी। अब कंप्यूटर को समझ आ रही है बाइनरी। और इंसान को समझ आ रही है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमें हमारे पास दो ऑप्शन, कि अगर मुझे कंप्यूटर को बाइनरी बतानी है तो एक तो ये है कि मैं यहाँ से जाऊँ असेंबली, और असेंबली से फिर आगे बाइनरी। और एक डायरेक्ट है कि भाई हाई लेवल से बाइनरी लैंग्वेज में। अब सुनने में तो एफिशिएंट लगता है कि भाई हम हाई लेवल से डायरेक्ट बाइनरी में जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्रांसलेटर है या असेंबलर, ये भी सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। अब इस सॉफ्टवेयर को बनाने में भी टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, और उसके बाद इसे पब्लिक करना पड़ता है, इसके पैसे नहीं मिलते। जैसे नोड जेएस एक कंपाइलर है जो सिस्टम के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट चलाने की परमिशन देता है। तो अब नोड जेएस हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैसे नहीं दे रहे। तो अब हर बंदा, अगर कोई कंपनी बना रही है, चीज़ें कर रही है, तो वो ये चाहती है कि भाई हमारे पैसे बचें। तो उस पैसे बचाने के चक्कर में, टाइम के चक्कर में, हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेटर कर देते हैं यहाँ पर, कि जो हाई लेवल को असेंबली और असेंबली को बाइनरी में लेके जाए। और इसको हम लोग नाम देते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब इसकी आगे डीप डाइव क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता लग गया कि ये दो रास्ते। अच्छा, मोस्ट ऑफ द हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ये सेंटर वाला रास्ता ही चूज करती हैं। हाई लेवल से कंपाइलर इंटरप्रेटर के थ्रू होते हुए असेंबली, और असेंबली से आगे बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल से सीधा बाइनरी में जाती है, इसलिए ये फास्ट भी है एज कम्पेयर टू दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
नहीं, कंपैरिजन भी डिपेंड करता है ना कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि अगर आप कंपैरिजन ही C++ से कर रहे हो या कंपैरिजन ही सी से कर रहे हो, कंपैरिजन ही कोबॉल से कर रहे हो या पास्कल से कर रहे हो, GW बेसिक से कर रहे हो। वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड के लिए तो इसकी एक लाइब्रेरी है स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट मैं आपको दिखा देता हूँ, streamlit.io फास्टर स्ट्रीमलिट या STREAMLIT स्ट्रीमलिट, ये ओपन सोर्स है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट्स, और यहाँ पे सारे आ गए कंपोनेंट्स में, आपको ये सारे मिल, डेटाबेस जो मर्जी आप लगा लो। ये एक मिनट, डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर होगा API रेफरेंस, ये आ गया st.write मैजिक। फिर उसके बाद अगर आपने टाइटल लिखना है तो टाइटल आ जाएगा, मार्कडाउन लिखनी है तो मार्कडाउन आ जाएगी, हेडर है, सब हेडर है, कैप्शन है, कोड है, मैथमेटिकल का कोई फार्मूला है तो लेटेक्स है। ये हम लोग सारी स्ट्रीमलिट यूआई एक दफ़ा पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ क्वार्टर। मैंने कहा लास्ट क्लास हमारी स्ट्रीमलिट यूआई पर ही होगी, उसमें हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक दो वेब पेजेस बनाएंगे। जी जी, कोड कोड आईडी यूज़ करने के लिए हम VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल कोलैब भी यूज़ करेंगे। गूगल कोलैब, गूगल कोलैब या VS कोड। अगर लोकल पे डेवलपमेंट करनी है तो VS कोड, और अगर क्लाउड पे डेवलपमेंट करनी है तो गूगल कोलैब। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कि हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज क्यों की, या वो बैकएंड पे काम कैसे कर रही है। चूज वाला हिस्सा जो हम लोगों ने ब्रेक से पहले कवर कर लिया था, और काम कैसे कर रही है वो अभी हम लोगों ने देख लिया। ये अभी इसको स्किप कर दें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं है, ये करेंगे थोड़ी देर ठहर जाए, एक दो लेक्चर हम थोड़ा सा कोड से फेमिलियर हो जाएं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी इसीलिए पूछा था कि कितने बच्चों ने प्रोग्रामिंग ही नहीं की, तो एक दफ़ा हम लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं कोड से, थोड़े से वेरिएबल बना लें, एक दो इफ कंडीशन लगा लें, फिर इसके ऊपर आएंगे। समझ पड़ा हो, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पीछे नहीं है। अब भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे ही मूव करती हैं कि वो हाई लेवल से असम्बली और असम्बली से बात। उसकी वजह यह है कि जब आप उसका ट्रांसलेटर लिख रहे हो या उसका ट्रांसलेटर बना रहे हो, तो वो बनाते वक्त हाई लेवल से असम्बली बनाना ज़रा आसान है, और हाई लेवल से बाइनरी बनाना मुश्किल। जब मुश्किल है तो उसका मतलब है कि एक तो उसके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है और टाइम भी ज़्यादा। अब और जब ये ट्रांसलेटर बनते हैं या कंपाइलर इंटरप्रेटर बनता है, हम किसी भी कंपाइलर इंटरप्रेटर की फी पे नहीं करते या मंथली सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करते। जैसे गूगल कोलैब फ्री है या VS कोड तो फ्री है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CMD नोड, ये फ्री है। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। जैसे हम लोगों ने प्रिंट की स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, वैसे यहाँ पर console.log। तो अब मुझे इसका पे नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल मैं एज अ कंपनी ट्रांसलेटर बनवा एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो मेरी कोशिश होगी कि जब मुझे इससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा,
इसमें एक मतलब बहुत सारे फीचर्स में से एक ये भी है। अच्छा। जी जी। यार ये मुझे आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जैसे PHP है जावास्क्रिप्ट डेवलप, जैसे आपने वेब के लिए हुई थी, ब्राउजर्स के लिए हुई थी, तो मुझे पाइथन का आइडिया नहीं है। तो ये मैं आपको देख के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ। डेटा साइंसेस के लिए मतलब सुनने में तो यही आता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट में भी डेटा साइंसेस चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना देख के बता दूंगा कि क्या है क्या। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। As- जी जी। नहीं नहीं, तो उसको बता देते ना, जावास्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर वेब एप्स बट वाज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एम्फसाइज कोड रीडेबिलिटी एंड सिंपलिसिटी। ये तो मेमोरी मैनेजमेंट में मुझे पास अभी तक जो आई है वो रस्ट। हाँ अभी तक बिल्कुल जावा भी है, और लेकिन जो अभी तक जीत रही है ना मेमोरी मैनेजमेंट में वो रस्ट है। हो सकता है कि आपकी जो स्टेटमेंट आपने कहीं पढ़ी हो वो सही हो। मैं इसलिए आपको कहा है कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये इस पे ऐसे लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं ना, हर टॉपिक पे ऐसे हम लोग 4 घंटे यही करना है हमें। रस्ट भी एआई की तरफ आ रही है, आर भी एआई की तरफ आ रही है, गो लैंग भी आ रही है, बट स्टिल अभी तक जो जीत रही है वो पाइथन। इसलिए हम पाइथन है, जिस दिन रस्ट आ जाएगी फिर हम रस्ट पे चले जाएंगे। या कंपैरिजन। नहीं नहीं, PHP अब इस टाइम है 7th नंबर। नहीं, ये है ग्रोइंग का, कि कितनी फास्टली ग्रो कर रहे हैं लोग, कितना ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। अब लोग PHP को अडॉप्ट नहीं कर रहे, जो यूज कर रहे हैं वो हो रही है, उसकी अडॉप्शन कम हो रही है। ये है कि कितनी क्विकली ये वाली लैंग्वेजेस अडॉप्ट हो रही है। ये उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है कि फास्टली ग्रोइंग लैंग्वेजेस 2020। HCL। ये हमारे लिए भी तजाब का नाम था, लेकिन सर्च करना पड़ेगा। कॉटलिन यूज होती है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, डार्ट है, रस्ट है, लूना है, TSQL है, ब्लेड है। तो कुछ इसमें मेरे लिए भी नहीं है। अच्छा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन के करीब है, और मशीन से दूर, जिसे हम बोलते हैं मशीन को समझ नहीं आती। तो हम उसके दरमियान में हमने ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर इंटरप्रेटर बिठा दिए, और अब वो ट्रांसलेट कर। ह्यूमन के पास होने का मतलब है कि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड ज़्यादा है। इंग्लिश लाइक वर्ड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, वो ज़्यादा इंग्लिश थे। अगर हम लोग बात करें जैसे इंडिया में से किसी एक बंदे ने ये एक टॉय टूल बनाया है, जिसे हम बाई लैंग बोलते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ उसने बनाई है, ये हमें समझाने में बड़ा काम
जैसे हम लोगों ने प्रिंट की स्टेटमेंट पढ़ी थी ना पाइथन में लास्ट लेक्चर में, कि प्रिंट का काम है कि भाई जो भी उसके सामने लिखा है वो नीचे प्रिंट करवा दो। तो इसमें वही काम है। बोल भाई, बोल भाई, हेलो वर्ल्ड बोल भाई, अबू रह रहा है ये, वो चल। प्ले ग्राउंड मतलब यहाँ पे चलेगी, ये हर जगह नहीं चलती है। भाई लैंग के नाम से टॉय टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट। ये नहीं कि ये कहीं यूज हो रही है, बट स्टिल एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है वो इससे हमें क्लियर हो जाए, जो गल लगाने के लिए है। अब वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए भाई ये है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन लगानी है, तो अगर भाई b बराबर है a के, तो बोल b इज इक्वल टू a, नहीं तो बोल भाई b इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे प्रोग्रामिंग होने लग जाए मज़ा नहीं आ जाएगा। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमें ये बताने के लिए कि ह्यूमन के करीब कैसे। अब चूंकि हमारी जो डेली लाइफ में लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उर्दू या हिंदी मिक्स टाइप है, वो उसमें इसी तरह के वर्ड यूज़ हो रहे हैं और इंग्लिश इतनी यूज़ नहीं होती। लेकिन अब जिन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई थी, उनकी डेली लाइफ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर वर्ड इंग्लिश के मिलते हैं, जैसे प्रिंट है, इनपुट है, ये सारे इंग्लिश के वर्ड मिलते हैं। नहीं, अपना एल्गोरिथम बनाया हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि उन्होंने ये मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप कहीं कोड कर रहे हो तो स्टार्ट करने के लिए हाय भाई और एंड करने के लिए बाय भाई। सिर्फ इसके दरमियान में जो कोड लिखा होगा वो चलेगा, उसके ऊपर और नीचे वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। हाँ, हाँ भाई बिल्कुल, ये काम किया जा सकता है, बिल्कुल ये काम किया जा सकता है। हाँ मैंने वो सुनी है, लेकिन अभी तक यार उसकी स्टिल अभी तक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। वो इवॉल्व क्यों हो रही हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। तो वो इसीलिए इवॉल्व हो रही है। जैसे पाइथन बनी, पाइथन क्यों बनी? जैसे जीपीटी ने जवाब दिया कि सिंप्लिसिटी के लिए। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितने भी हैं वो सिंप्लिसिटी के लिए ही बनी। वो कोई भी इसलिए नहीं बनी कि कम्प्लेक्स हो जाए चीज़, क्योंकि कम्प्लेक्स तो बाइनरी में बहुत थी। उसको आसान करने के लिए असेंबली बनाई और असेंबली को आसान करने के लिए हाई लेवल में। वो साथ साथ कोड करता रहे। बिल्कुल, आपके रिसोर्सेज उनके पास हैं, वो ये लैंग्वेज बना लेंगे, लेकिन स्टिल फिर भी ह्यूमन प्रोग्रामर की ज़रूरत रहेगी। क्यों? वो हम आपको बताएंगे जब हम लॉजिक बिल्डिंग पे जाएंगे, जब हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या है एरे में और टू पॉइंटर अप्रोच क्या है। बड़े बड़े लफ्ज आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, मज़ा आएगा। ये उन्होंने बताया हुआ कि डेटा टाइप कौन सी है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन के लिए सही गलत कर दिया उन्होंने। कम हो जाएगी, कोई मसला नहीं, डरना नहीं है इन चीज़ों से, ये हो जाती है कम, चलता रहता है। मैं आपको बताऊं, ये जो 4 5 क्वार्टर मर्ज किया है ना, सबसे पहला जो बैच शुरू हुआ था ना वो मेरे ख्याल 2 जुलाई को मेरे हमने पहली क्लास पढ़ाई थी यहाँ फैसलाबाद में। तो क्वार्टर 1 के 2 बैच शुरू किए थे, एक मॉर्निंग में 9 to 1 और इवनिंग में 2 to 6। जब क्वार्टर 2 आया ना उनका, उनमें से आधे बच्चे भाग गए, फिर हमने उनको मर्ज करके एक क्लास बना दी। और वो इस ऑडिटोरियम में पूरी आती थी, कुछ ऊपर बैठ जाते थे, कुछ नीचे बैठ जाते थे, और इसी तरह चलता रहा चलता रहा। अब क्वार्टर 4 5 इतने बच्चे हैं कि उनके लिए ये हॉल पड़ा था। हमने उन्हें कहा कि आप हॉल से जाएं, आप लैब में पढ़ें।
बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली वो लोग छोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे मुश्किल चीज़ें आती जाएंगी, नहीं लगता जाएगा। ये डीएस से एज अ होल, जैसे पूरी एक प्लेलिस्ट होती है कि लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट कैसे बन रही है, वैसे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत लॉजिक बिल्डिंग के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। तो पूरा एक जैसे चलता है ना डीएसए का कोर्स है कि भाई हम 500 प्रॉब्लम लीड कोड की बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई हैं, वो हम लोग करेंगे। डीएसए इतना मैंडेटरी क्यों है? जी जी। हाँ, अब पहले तो ये समझें कि डीएसए है क्या, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि डीएसए क्या है। डीएसए बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसको थोड़ा सा आसान करें, एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैं डाटा को कहीं सेव करवा रहा हूँ, तो किस तरह से सेव करवाऊँ, क्या क्या अप्रोचेज हैं सेव करवाने के लिए मेरे पास, और जब मैंने उसे यूज़ करना है ना, तो कैसे यूज़ करूँ कि एफिशिएंट कंप्यूटिंग लगे। अब हम सोचते हैं कि हमें डीएसए की ज़रूरत क्यों पड़ी।